तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है, तो आंसर होगा जेनी एर्पेनबर्ग ने। एक तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। तो जेनी एर्पेनबर्ग ये जर्मन लेखिका है और इनकी एक बुक है जिसका नाम है कैरोस, और इसी के लिए इन्होंने अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। इस बुक का अनुवादक कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, तो उनका नाम है माइकल हॉफमैन। तो इनका भी नाम याद रखना। इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है 50,000 पाउंड्स दिए जाते हैं। और इनसे एक और प्रश्न बन जाएगा, ये जो जेनी एर्पेनबर्ग हैं ये पहली जर्मन लेखिका बन गई हैं जिन्हें ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और उसी तरह से माइकल हॉफमैन ये पहले मेल ट्रांसलेटर बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। देखो, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में क्या होता है, किसी भी भाषा के नॉवल को ये पुरस्कार दिया जा सकता है अगर उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और उसे यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश कर दिया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बुक का नाम क्या है, कैरोस, और उसको लिखा किसने है, ये जर्मन लेखिका जिनका नाम है जेनी एर्पेनबर्ग। लेकिन उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया, माइकल हॉफमैन ने किया। इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बताए हैं। ये जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ना, इसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जानते थे। और पिछले साल 2023 में ये किसे मिला था, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला था, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बुकर पुरस्कार होता है जिसकी क्या कंडीशन है, उसमें जो बुक होती है उसको ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखा गया हो और फिर उसे पब्लिश किया गया हो यूके या आयरलैंड में। तो अभी प्रश्न में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की 2024 के लिए किसे मिला, जेनी एर्पेनबर्ग को मिला। उपन्यास का नाम याद रखना, नॉवेल का नाम है कैरोस, और उसके ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन है। ये तीनों बातें याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आरती को। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक हैं आरती, और इनको यूके के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह बकिंगम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार है ये उन युवा महिलाओं के काम को मान्यता देता है, उन्हें सम्मान करता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्रयासों में सफल होती हैं और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में स्थायी बदलाव लाती हैं। तो आरती को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने काम के माध्यम से अपने इलाके की अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए ये सम्मान मिला है। उन्हें जो ये ई रिक्शा है ये उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति के तहत जो पिंक ई रिक्शा योजना चलाई गई थी उसमें उन्हें ये ई रिक्शा मिला था। जो ये मिशन शक्ति योजना अगर पूछ लेना कभी उत्तर प्रदेश ने कब शुरू किया था, तो 2020 में। तो यहाँ पे आरती का नाम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आंसर होगा अनासुया सेनगुप्ता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है, पेरिस फ्रांस में होता है, और इस बार इसका ये 77वें नंबर का एडिशन है। और अभी इसमें अनासुया सेनगुप्ता ने इतिहास रच दिया क्योंकि अभी उन्होंने अपनी फिल्म शैमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता और वे ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, और इस कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं। तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और किस फिल्म के लिए, वो मैंने आपको बताया, शेमलेस मूवी के लिए। और शेमलेस मूवी के डायरेक्टर का नाम अगर पूछ लें तो वो एक बुल्गारिया के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इनके अलावा एक और भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ पे पुरस्कार जीता है। हम बात कर रहे हैं चिदानंद नायक की। इनकी एक फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। इस फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए ला सिनेफ पुरस्कार जीता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये 3 नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा, जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है वो है मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार। ये भी 3 जनों को मिला। मेरिल स्ट्रीप, ये अमेरिकी एक्ट्रेस हैं, जॉर्ज लुकास अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर हैं, और ये कंपनी है जापान की स्टूडियो गिबिली, इसे भी मिला है। और मैंने आपको ये प्रश्न जब पहले भी करवाया था करंट अफेयर्स में, तब आपको बताया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति के अलावा किसी कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया हो। तो ध्यान रखेंगे आप। कांस फिल्म फेस्टिवल
1946 में पहली बार आयोजित किया गया था और ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा श्रीनिवास कुलकर्णी को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी, और अभी इन्हीं को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में यानी कि एस्ट्रोनॉमी में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए चुना गया। आपको पता है ये कौन है? ये जो सुधा मूर्ति है ना, जो प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और सांसद और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साहब, उनकी सासू मां है सुधा मूर्ति, उनके ये भाई हैं श्रीनिवास कुलकर्णी, और इनको ये मिला पुरस्कार 100 पुरस्कार 2024 में। इस पुरस्कार का ये 21वां संस्करण है। कहाँ दिया जाता है? हांगकांग में। याद रखना, ये जो 100 पुरस्कार है इसे पूर्व का नोबेल भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो अभी केरल का तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान पाने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अक्सर हम क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गंदगी फैलाएगा, इधर उधर उड़ता फिरेगा। अगर हम सोचेंगे हम उसको जला दें तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो हमें लगता है हम उसे जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ देते हैं, उसमें दबा देते हैं। पर यहां पर इन्होंने क्या किया, जो भी वेस्ट था उसे 100% रीयूज किया या रिसाइकल किया, उसको लैंडफिल नहीं किया, जमीन में नहीं गाड़ा, और इसी के लिए इसे ये अवार्ड मिला है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। किसने दिया? भारतीय उद्योग परिसंघ ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। अभी इसके कुछ समय पहले ही नए हेड बने थे, उनका नाम संजय पुरी है, वो नाम भी याद रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मई को। तो हर साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 मई 1991 को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी एक चुनावी रैली के दौरान एक आतंकवादी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए ये दिन 21 मई को हम मनाते हैं। तो लोगों और समाज पर आतंकवाद के खतरे को उजागर करने और आतंकवाद के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाते हैं हम। पहली बार 1992 में मनाया गया था। राजीव गांधी ये भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी यही हैं। और आप कह सकते हो वे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी ने उस समय लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। अच्छा देखो, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में भी मनाया जाता है, और 21 मई को ही वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यानी कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, आतंकवाद से आपको याद आएगा, अभी भारत ने यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान भी दिया था। ये हमने पढ़ा भी था, ध्यान में रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा 24 मई। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मरखोर क्या है? तो मरखोर जो है इसे पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये जो मरखोर है ना, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है, एक राजसी जंगली बकरी है ये, और ये अपने सर्पिले आकार के सींगों के लिए जानी जाती है। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े सींग है ये। इनकी लंबाई 1.6 मीटर यानी कि 5.2 फुट तक बढ़ सकती है, इन सींगों की लंबाई। और आपको बता दूं, इसे संकट ग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड डेटा लिस्ट में खतरे के करीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को। तो हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया था, और थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने। इंग्लिश में बोलोगे तो बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब आप कहोगे 22 मई को ही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में 22 मई 1992 को जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन हुआ था। और आपको याद हो तो 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, याद होगा, और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था जैव विविधता संरक्षण को लेकर के।
अच्छा, एक प्रश्न आप ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से, जिसे अपनाया गया था दिसंबर 2022 में कोप 15 के दौरान, जो कि कहां पे हुआ था ये कोप 15? कोप मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप 15 का आयोजन ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अब यहां से एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि कोप 16 का आयोजन अभी होगा, इसी साल होगा, अक्टूबर नवंबर में 2024 में, तो वो कहां पे होगा? तो वो कोलंबिया में होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, स्टैटिक है। जैसे कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता है? जैव विविधता मतलब मनुष्य, पक्षी, पेड़, घास फूस, कीड़े मकोड़े, ये सब जैव विविधता बनाते हैं। तो पूरे विश्व का भारत में 8% जैव विविधता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये कहां पर है? अमेजोन वर्षा वनों में। पृथ्वी के फेफड़े भी इसी को कहते हैं, अमेजन वर्षा वनों को, जो कि मुख्य रूप से ब्राजील में फैले हुए हैं, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। और एक और प्रश्न बनेगा कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो भी आंसर होगा जैव विविधता। अब 22, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 17। यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार इसका 11वां संस्करण था। 17 से लेकर 25 मई 2024 तक इसका आयोजन हुआ। कहां पे? कोबे, जापान में। और ये पहली बार है जब इसका आयोजन ईस्ट एशिया में हुआ। यहां पे भारत की पहले बात करें तो भारत ने टोटल 17 मेडल जीते। उन 17 में से 6 तो गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। और अब तक का इस चैंपियनशिप में भारत का ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 6 गोल्ड हैं वो कौन कौन लेकर के आए हैं और उनका संबंध किस खेल से है। तो एक तो मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंप से इनका संबंध है और ये गोल्ड लाए। सुमित अंतिल, इनका संबंध भाला फेंक से है, गोल्ड आया। सचिन खिलाड़ी शॉट पुट में ये गोल्ड लेकर के आए। सिमरन शर्मा 200 मीटर दौड़ में गोल्ड लेकर के आई। दीप्ति जीवन जी के बारे में हमने पढ़ा था, 400 मीटर दौड़ में गोल्ड लाई और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और 6वां गोल्ड एकता भयान लेकर के आई है क्लब थ्रो में। तो जो गोल्ड लेकर के आए थे उनके नाम मैंने आपको बता दिया। अगर मेडल टैली में हम चले तो मेडल टैली में पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे ब्राजील है, और भारत कौन से स्थान पर है मेडल टैली में? तो फिर आपसे पूछ रहे वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। AFC का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो यहां पे बात हो रही है AFC वुमेन्स एशियन कप की। और कौन से वर्ष की हम बात कर रहे हैं? 2029 की बात कर रहे हैं, जिसे होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। और इस तरह से ये पहला मध्य एशियाई देश होगा इसे होस्ट करने वाला। इसके अलावा 2026 का भी बता दिया गया कि इसे होस्ट करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। 2026 में ऑस्ट्रेलिया, 2029 में उज्बेकिस्तान। भाई हर 4-4 साल में होता है। तो अब आप पूछोगे कि 2022 वाला फिर कहां पे हुआ होगा? तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, वो भारत में हुआ था, इसीलिए याद रखना चाहिए। और उसको चाइना ने जीता था। किसको हराया था? साउथ कोरिया को हराया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हुई पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 3। तो पहली बार हुई है ये एशियन रिले चैंपियनशिप, अभी 20 और 21 मई 2024 को हुई। कहां पे हुई? थाईलैंड के बैंकॉक में। इसमें भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। तो भारत की जो मिश्रित रिले टीम है, मिक्स्ड रिले टीम, उन्होंने 4x400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीता, जबकि पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने सिल्वर मेडल जीते हैं। इस तरह से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर आए हमारे पास। और इस चैंपियनशिप में 16 एशियाई देशों ने हिस्सा लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहिद अफरीदी। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पर होगा? इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा, पहले आप कोशिश करो इसका उत्तर देने की। तो इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की। याद रखना 2024 में ये इसका नवा एडिशन है। और कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, 1 से लेके 29 जून 2024 तक। और याद रखना कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें पहली बार इसमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ही 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। इसका जो पहला एडिशन है वो 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था।
और जो लास्ट एडिशन है वो 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता था, तब भी पाकिस्तान ही हारा था। और अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर रहे शाहिद अफरीदी, उनको इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इससे पहले 3 और खिलाड़ी इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। कौन कौन? युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। तो अब चारों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स हमने इससे संबंधित देखे हैं करंट अफेयर्स में, वो मैं सारे लिख के लाया हूं आपके लिए। जैसे कि ऑफिशियल एंथम चुना गया है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और अभी 6 रेफरी चुने गए थे, उसमें से एक भारतीय हैं, उनका नाम याद रखो, जवागल श्रीनाथ। 20 अंपायर चुने गए, जिसमें से 2 भारतीय हैं, नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल। उसके अलावा अभी अमूल ने स्पॉन्सर किया है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिका की टीम को। उसी तरह से कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 से ये सारे अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे ना, वो सारे मैंने इस शीट में लिख दिए हैं आपके लिए। बाकी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा अभी कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होंगे, तो याद रखना बांग्लादेश में होंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में प्रतिस्मिता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूछ रहे हैं इस चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा पेरू में। देखो, वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हुई है, जिसका आयोजन हुआ पेरू में। और यहाँ पे 15 साल की वेटलिफ्टर है प्रतिस्मिता भोई। इन्होंने 40 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने टोटल 133 किलोग्राम का भार उठाया है। और ये भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से। अच्छा, इसके अलावा इस चैंपियनशिप में ज्योत्सना सबर और पायल ने सिल्वर जीता है और बाबूलाल इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। लेकिन हमारे लिए गोल्ड जो लेकर के आई हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेंगे तो इन्हीं का नाम पूछेंगे। इनका नाम याद रखना क्या है, प्रतिस्मिता। इन्होंने गोल्ड जीता है, रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा भार उठा करके इस कैटेगरी में। 40 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी थी इनकी। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और कौन सा चैंपियनशिप है, वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। पूछ सकते हैं आयोजन कहां पे हुआ, पेरू में हुआ। पेरू की कैपिटल लीमा, करेंसी इसकी होती है सोल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा टू लैम। तो वियतनाम की संसद ने अभी टू लैम को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वियतनाम की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। अच्छा, पहले मैं आपको वियतनाम ले चलता हूं। ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई होती है, करेंसी है डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिंच। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा जॉन स्लेवन को। जॉन स्लेवन कौन है, वैसे तो ये वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ हैं और अभी इनको इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना होती है 1972 में। अच्छा, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देशों की बात करेंगे तो पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत आता है। इसी तरह से ये डेविड साल्वागनिनी का नाम आपने सुना होगा, अभी नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख बनाया था इनको। संजीव पुरी की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे ये। और MV राव भारतीय बैंक संघ के ये अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में SRSG पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा कमल किशोर को। अब ये SRSG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। तो अभी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। वे इस तरह से यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस उनके विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। उन्होंने किनका स्थान लिया, जापान के मामी मिजुटोरी की जगह ली उन्होंने। कमल किशोर की बात करें, ये अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सचिव हैं यहाँ पे। बाकी दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने। नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी थी, वाइस चांसलर। और नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। और यूनाइटेड नेशन की बात करें इसके स्टैटिक की, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय मिल जाएगा और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा जेठाभाई भारवाड़ को। तो जेठाभाई भारवाड़
ये गुजरात असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर हैं, यानी कि गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। और अभी उनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। क्या नाम है? जेठा भाई भारवाड़ इनका नाम है। बाकी नवीन जिंदल अभी भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष बने थे, और नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने, तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऋषभ गांधी को। ऋषभ गांधी, याद रखना, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ ये बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? आरएम विशाखा की इन्होंने जगह ली है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी पता है ना, अभी हमारे नए नेवल चीफ बन गए हैं। और विप्रो के सीईओ बन गए हैं ये श्रीनिवास पल्लिया, और एसोचैम के नए अध्यक्ष बने संजय नायर। तो भारत यहाँ पे छठे स्थान पर है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चाड देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अल्लामाए हलीना। आपको याद है, अभी कुछ समय पहले ही चाड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, और फिर से वहां पर राष्ट्रपति बन गए कौन? मोहम्मद इद्रिस डेबी। और अभी उन्होंने ही चाड के पूर्व जो राजदूत रहे अल्लामाए हलीना, इनको चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और उन्होंने किनका स्थान लिया? सक्सेस मसरा का। अब ये सक्सेस मसरा नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये इसी साल जनवरी 2024 में चाड के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अभी 22 मई 2024 को ही उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। तो अब चाड देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहले मैं आपको ले चलता हूं चाड पे। ये रहा मैप में चाड। कैपिटल इसकी एंजामिना होती है। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। हमने कहा प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद इद्रिस डेबी, और प्रधानमंत्री अब हैं अल्लामाए हलीना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। अच्छा, गोपी थोटाकुरा के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब ये न्यूज आई थी, इसकी घोषणा हुई थी। पर अब ये फाइनली चले गए हैं। कहां पे? अंतरिक्ष में। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में ये एज ए टूरिस्ट गए हैं, एज ए यात्री गए हैं स्पेस देखने के लिए। ऊपर 8-10 मिनट के लिए स्पेस देखा और फिर से नीचे आ गए। टोटल 6 लोग गए थे, उसमें से ये एक भारतीय स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं, तो इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म तो भारत में ही हुआ था, लेकिन अब ये अमेरिका में रहते हैं। तो क्या प्रश्न है? ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। और जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, राकेश शर्मा, जो आप जानते हो, वो एस्ट्रोनॉट थे। ये पर्यटक है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। अब आप अगर पूछना चाहो कि भैया कैसे पता चलता है कि हम स्पेस में चले गए, तो मतलब धरती से कितना ऊपर हम जाएं तो हमें समझ में आ जाए कि स्पेस चलेगा। वहां कोई दरवाजा तो होता नहीं है कि भाई दरवाजे के उस पार स्पेस आ गया, इस पार हम अंदर आ गए। तो ऐसा मानते हैं कि धरती से 100 किलोमीटर पे हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी है, मतलब जिसे कर्मन लाइन कहते हैं। अगर आपने उसे क्रॉस कर लिया, मतलब आप स्पेस में एंटर कर गए। तो अभी इनका जो ये ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट है, वो धरती से 105 किलोमीटर ऊपर गया था, और फिर वापस 2-5 मिनट रुक करके, 8-10 मिनट रुक करके लौट आया। और ये भी लाइन ध्यान रखना, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के अंतर्गत ये स्पेस में गए थे। NS मतलब होता है न्यू शेपर्ड 25 मिशन। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला ये कहां पर स्थापित की गई या कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा चिली देश में। चिली ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसका अगर आप शेप देखोगे ना इस कंट्री का, तो वो भी चिली की जैसा ही है, मिर्ची की जैसा ही है। तो अभी टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला का उद्घाटन किया है, और इसका नाम भी क्या है? TAO का मतलब हो गया टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसे कहां पे स्थापित किया गया, कहां पर स्थित है? ये जो अटाकामा मरुस्थल है वहां पर, और ये कहां पर है? चिली देश में है। और इसकी खास बात क्या है कि ये विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। कितनी ऊंचाई पर है? सबसे ऊंची है, तो आएगा ना मन में ख्याल, कितनी ऊंची है भाई बताओ? 18,500 फीट ऊंचाई पर है ये। और इस तरह से इसने प्रसिद्ध अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी ऊंचाई मात्र 16,570 फीट है। तो इस ऑब्जर्वेटरी, इस वेधशाला का क्या उपयोग होगा? एक लाइन में बोलूं तो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सितारे कैसे हुए, ये सब। अच्छा, अभी मैं आपको चिली देश ले चलूंगा घुमाने के लिए, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्नों का उत्तर दो
कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन बनाएगा, तो आंसर होगा उड़ीसा। और अगर पूछे अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत की पहली वेधशाला कहां पे बनेगी, तो आंसर करना उत्तराखंड में। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं चिली। ये रहा मैप में चिली। कैपिटल इसकी सैंटियागो होती है, देखो करेंसी है चिलियन पेसो और प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। और यहाँ पे आपको अटाकामा का मरुस्थल मिलेगा। इसकी भी खास बात क्या है कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जो एक पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांगुआ है। तो ये सब ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई है, तो आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। तो मुंबई के रहने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन। 16 वर्ष इनकी आयु है और 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और इस प्रकार काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 39। देखो ये कौन सा इंडेक्स है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है, भारत की रैंक क्या है वो हम देखते हैं। तो टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पे स्पेन, तीसरे पे जापान है। भारत नंबर पर है टोटल 119 देशों में से। और अगर स्कोर की हम बात करेंगे कि भारत का स्कोर क्या है, मतलब स्कोर के अनुसार रैंकिंग दी जाती है, तो स्कोर भी देख लो, क्या पता कभी पूछ ले एग्जाम में। तो 4.25 इसमें भारत का स्कोर है, जिसके स्कोर जो टॉप पर अमेरिका है उसका स्कोर है 5.24। और जो सबसे आखिरी देश है 119वें पे, वो कौन सा देश है, वो माली है। और ये जो इंडेक्स है ये बाइएनियल यानी कि द्विवार्षिक जारी होता है, यानी कि हर 2 साल में एक बार जारी होता है। तो इस बार आया है तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। और इसको जारी भी किसने किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। स्थापना किसने की थी, जर्मनी के क्लॉस श्वेब ने। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से रिपोर्ट या इंडेक्सेस जारी करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये जारी करता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये तो अभी इसने जारी किया, ये हमने देखा। अच्छा, टूरिज्म से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक तो 2-3 तो डेज बन जाएंगे आपके, जैसे कि नेशनल कब होता है, 25 जनवरी को होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है भारत में, हम मनाते हैं, कौन सा दिवस है वो। इसके अलावा एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वो 27 सितंबर को होता है। और एक ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, वो 17 फरवरी को होता है। आपको याद होगा देश का पहला सबमरीन टूरिज्म यानी कि पनडुब्बी पर्यटन ये कहाँ पे शुरू होगा, द्वारका गुजरात में होगा, ये जरूर याद रखना। और अभी हमने देखा था 2024 में ही कि रेनबो पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। अब फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो ये कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, किसने जारी किया, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। और इस लिस्ट में 163 देशों के 1000 शहरों को शामिल किया गया है। और उन शहरों को वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्यावरण, शासन, इन सब के आधार पर रैंकिंग दी गई है। और इस तरह से टॉप जो सिटीज बताई गई उसमें अमेरिका का न्यूयॉर्क टॉप पर है, यूके का लंदन दूसरे स्थान पर है और तीसरे पे अमेरिका का सैन होजे नाम का शहर है, वो तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारतीय शहरों में बात करोगे तो फिर टॉप पर दिल्ली है और दिल्ली इस पूरी लिस्ट में 350वें स्थान पर है, ये आप ध्यान रख लो। पूरी लिस्ट में टॉप पर न्यूयॉर्क है, भारत में टॉप पर दिल्ली है। दिल्ली की अगर लिस्ट में बात करोगे तो वो 350वें स्थान पर है। हमने कहा इस लिस्ट में टोटल 1000 शहरों को शामिल किया गया, तो बिल्कुल लास्ट में 1000वें स्थान पर कौन है, तो वो एक भारतीय शहर ही है, उसका नाम है सुल्तानपुर। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
तो वित्त वर्ष 2024 में पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं, हम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बात कर रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2024 में कारोबार वृद्धि यानी कि बिजनेस ग्रोथ के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर बैंकों में टॉप पर है। कुल कारोबार में बात करेंगे तो 15.94 परसेंटाइल की वृद्धि हुई है और जमा में 15.66% की वृद्धि हुई है। और इस तरह से इस मामले में इसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में है तो इसकी स्टैटिक देखेंगे। स्थापना होती 1935 में, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और एमडी सीईओ निधु सक्सेना है। कुछ समय पहले ही नई बनी थी ये, और टैगलाइन इस बैंक की होती है वन फैमिली वन बैंक। बाकी एचडीएफसी बैंक से याद आएगा, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक यही है और भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी इसी ने जारी की थी, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से बनी है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारत और रशिया ने मिलकर के AK-203 राइफल्स का निर्माण किया। कितनी? 27,000 राइफल्स। और इसका निर्माण कहां पे किया गया? ये कोरबा उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत और रशिया का जो संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट वेंचर है, उसने इसका निर्माण किया है, जिसे नाम दिया गया इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये जो 27,000 इस तरह की AK-203 राइफल्स बनाई है, इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है, इसीलिए ये न्यूज में है और हम इसे पढ़ रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। ड्रीम्स की फुल फॉर्म हो गई डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए असम सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसे यूनिसेफ की मदद से तैयार किया गया है और इससे फसलों को हुए नुकसान, पशुधन की हानि और भी अन्य नुकसानों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जा सकेगी। और फायदा क्या है इसका? आपदा के बाद प्रभावित लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास अनुदान शीघ्रता से पहुंचाने में इससे मदद मिल सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। देखो, असम के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, तो यूनिसेफ की स्थापना होती है 1946 में। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। और आपको याद होगा, यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया था? करीना कपूर खान को बनाया था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा और इसने ही प्री फायर नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र का अध्ययन करना। देखो, प्री फायर की फुल फॉर्म भी है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फोर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो इस मिशन में ट्विन यानी कि 2 शू बॉक्स साइज के जलवायु उपग्रहों को तैनात किया गया है और इस प्री फायर मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से अंतरिक्ष में निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव की जांच करना है। बाकी देखो, नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना भी तभी होती है जब डीआरडीओ की होती है, यानी कि 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। फिर आपसे पूछ रहे, अभी मई 2024 को कहां पर दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो अभी 21 और 22 मई 2024 को साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। साउथ कोरिया और यूके ने मिलकर के इसे को होस्ट किया, सह आयोजन किया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा मुद्दों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है, समिट है। इसमें एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की जाती है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था, पिछले साल हुआ था, हमने देखा कहां पे? यूके के ब्लेचले में। फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन। तो याद रखना, स्पेन ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो आपको याद होगा, भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP 21 में इसका शुभारंभ किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो स्पेन की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल होती है मैड्रिड। अच्छा, आप लोग बताएंगे क्या मैड्रिड में किसका मुख्यालय आपको मिलेगा? तो याद रखना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है।
करेंसी यूरो होती है, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। अभी यूईएफए वुमेन्स नेशन लीग को अभी स्पेन ने जीता, और अभी हमने पढ़ा था 36वां ला लीगा खिताब इसको स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने जीता था। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सागा दावा त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी 23 मई 2024 को सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये सागा दावा त्योहार मनाया गया, और इस दिन दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। तो इस अवसर पर भगवान बुद्ध के जन्म, उनको ज्ञान अर्जित करना और महापरिनिर्वाण मतलब जब उनका निधन हुआ था, तो इसका जश्न मनाया जाता है। इसीलिए ये सागा दावा फेस्टिवल है और इसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रहे कृषि और भूमि क्या है, तो आंसर होगा एआई न्यूज एंकर है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा संचालित दूरदर्शन ने घोषणा की है कि अभी उनका एक चैनल है डीडी किसान नाम से। तो अभी 26 मई 2024 को वे 2 एआई न्यूज एंकर लॉन्च कर रहे हैं जिनके नाम है कृषि और भूमि। और ये जो इनका डीडी किसान चैनल है दूरदर्शन का, ये कब आया था मार्केट में, कब लॉन्च किया गया था, तो 26 मई 2015 को। और इसीलिए आप देखोगे 26 मई 2024 को डीडी कृषि चैनल का स्थापना वर्ष भी है, नवा स्थापना वर्ष ये मना रहे हैं। और उसी मौके पर इन्होंने ये 2 एआई न्यूज एंकर लॉन्च किए, इनका नाम है कृषि और भूमि। अब कृषि से संबंधित चैनल है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे न्यूज भी कृषि से संबंधित ही आएंगी। और इस तरह से आप कह सकते हो कि अब ये पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है एआई न्यूज एंकर को लॉन्च करने वाला। और ये जो एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर, ये 50 भाषाओं में बोल सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि दुनिया में पहला न्यूज एंकर, एआई न्यूज एंकर, ये कब और कहां पे लॉन्च हुआ था, तो ये चाइना में लॉन्च हुआ था 2018 में। किस न्यूज चैनल ने उसको लॉन्च किया था, तो सिन्हुआ एक न्यूज चैनल है वहां पे, और उस एआई न्यूज एंकर का नाम था क्यू हाउ। ये तो दुनिया की बात कर ली। भारत में बात करें तो भारत में पहला एआई न्यूज एंकर ये इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किया था 2023 में। जो आज तक न्यूज चैनल आपने सुना होगा ना, वहां पे आता है ये न्यूज पढ़ने के लिए, एआई न्यूज एंकर है। और इसका नाम मैंने आपको बताया है, सना इसका नाम है। अभी इसने कुछ दिन पहले एक अवार्ड भी जीता था, हमने कई बार पढ़ा है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जल मंच के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 की। इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। 18 से लेकर 25 मई 2024 तक हुआ कहां पे, बाली इंडोनेशिया में। इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। देखो, वाटर के ऊपर यानी कि वाटर के लिए जितने भी इवेंट्स होते हैं दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है इसको। पहली बार 1997 में हुआ था, हर 3 साल में एक बार होता है। तो अब हुआ ये 2024 में इसका 10वां संस्करण। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका वेन्यू याद रखना कहां पर, बाली इंडोनेशिया में। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया, तो आंसर होगा ओमान। तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो ये रेमल नाम का एक चक्रवात बना है, इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया। और देखो, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यही हमारे लिए प्रश्न बनता है कि ये चक्रवात कहाँ पे उठा है, अरब सागर में उठा है या बे ऑफ बंगाल में उठा है, बंगाल की खाड़ी में। तो वो हमने देखा ये बंगाल की खाड़ी से उठा। और दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि इसका नाम, ये जो रेमल है, ये नाम किसने रखा, तो आंसर होगा ओमान ने। इस रेमल का अर्थ होता है रेत।